तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न विद संदीप में, क्वालिटी विद संदीप में। तो आज मेरा जो टूल है वो कंट्रोल चार्ट है, जो कि 7QC टूल का आखिरी पार्ट है। बट मैंने कंट्रोल चार्ट को कुछ पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, जस्ट टू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्योंकि इंडस्ट्री में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल चार्ट को लेके बहुत सारी डाउट्स हैं और कंट्रोल चार्ट का राइट सीक्वेंस लोगों को नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि आपको कंट्रोल चार्ट स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए और पहले अंडरस्टैंडिंग किन चीज़ों की होनी है वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल चार्ट। देखिए, कंट्रोल चार्ट को पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ चीज़ों को समझना, जैसे कि आखिर हम ये कंट्रोल चार्ट या आप कह सकते हैं कि एसपीसी, ये सीपीसीपी के स्टडी, पीपीपी के स्टडी, ये सब पढ़ते क्यों हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैंने एक ना यहाँ पे एक रॉकेट बनाया है। रॉकेट, ये मेरा रॉकेट है, ये स्पेशली मैंने आप लोग के लिए बनाया है कि वाई वी पीपल आर इंटरेस्टेड एंड व्हाट इज द नीड। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो सबसे ऊपर है ये क्या है, सो दिस इज द कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। बिकॉज एक रॉकेट को जितनी ऊपर जाना है उसका जो एरोडायनेमिक्स होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो वो हमारे लिए क्या है एरोडायनेमिक्स, हमारे लिए एरोडायनेमिक्स है कि हमारा इंटेंट क्या है, ऊपर जाने का इंटेंट क्या है। हमारा इंटेंट है कस्टमर की नीड और उसके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना। बट वो होगा कैसे, मेरा हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि ये होगा कैसे, क्योंकि मैं हमेशा लेयर टू लेयर चलता हूँ। तो कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम कुछ इम्प्रूवमेंट करें। सर, इम्प्रूवमेंट करेंगे कैसे? जब हम हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करें। इसीलिए मैंने लिखा है इम्प्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट कब होता है? जब आप परफॉर्म करते हो। सो परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू गेट परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम और बैंग ऑन टारगेट को मीट करना, दैट इज कैपेबिलिटी। द द एबिलिटी टू अचीव, दैट इज कैपेबिलिटी। मैं ये सारी टर्म्स आगे आएंगी, ये सारे टर्म्स आगे आएंगे, ये सारी इनके कॉन्सेप्ट्स आगे आएंगे। मैं बहुत आराम से, बहुत समझा के आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के बाद आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कंट्रोल चार्ट क्या है, ये क्यों है और इनके बेसिक टर्म्स क्या हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप अगर आपको कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है तो आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आपको परफॉर्मेंस देनी है तो आपको कैपेबिलिटी देनी पड़ेगी। बट कैपेबिलिटी कैसे देगी? देखिए, एक तो होती है एबिलिटी टू गेट अचीव समथिंग, कैपेबल होना। बट कैपेबल होने से पहले आपको स्टेबल होना पड़ेगा। यू डो नॉट बी अ शेकी पर्सन, यू मस्ट बी अ स्टेबल पर्सन। बट ये स्टेबल होगा कैसे? स्टेबल होगा जब व्हेन वी आर इन कंट्रोल, और अ राइट वर्ड इज स्टैटिस्टिकली इन कंट्रोल। सर, ये स्टैटिस्टिकली क्या है? अगेन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा कि ये क्या है। इन कंट्रोल हो गए, यानी स्टैटिस्टिकली इन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए। बट स्टैटिस्टिकली इन कंट्रोल क्या हो सकता? स्टैटिस्टिकली इन कंट्रोल होंगे दोस्तों जब आपका डेटा नॉर्मल। डेटा नॉर्मल क्या होता है सर, नॉट नॉर्मल क्या होता है? सब बताएंगे, आगे बताएंगे। और मेरी वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलती जाए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किस हद तक हो जाएंगे और ये जो बेसिक रॉकेट है, इस रॉकेट को पकड़ के ऊंचा कैसे उड़ना है। बट ये सारी चीजें कहाँ है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है दोस्तों प्रोसेस।
क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम जो भी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और किसी भी इंडस्ट्री में जब तक आप किसी प्रोसेस को रन नहीं करोगे, किसी डेटा को कलेक्ट नहीं करोगे, उसको कंट्रोल नहीं करोगे, उसको स्टेबलाइज नहीं करोगे, तो यू कैनॉट गेट कैपेबिलिटी। एंड until unless you cannot get capability, you cannot perform। और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट इम्प्रूव। एंड इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग, यू आर नॉट मीटिंग द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। मेरे राइट हैंड साइड में मैंने एक फ्लो बनाया है। ये फ्लो ये कहता है कि सबसे पहले अपने प्रोसेस को डिफाइन करो। फिर कहता है कि सेलेक्ट मेजर मतलब कि वॉट एवर द CTQs इन योर प्रोसेस, वो हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे किसी का कोई भी CTQ हो सकता है, सीम डाया हो सकता है, सीम विड्थ हो सकता है, एनीथिंग। बॉल बेयरिंग का कोई डाया हो सकता है। फिर उसको उस CTQ को हम ओवर द पीरियड ऑफ मॉनिटरिंग के लिए कलेक्ट करते हैं, क्या डाटा, और इंटरप्रेट करते हैं कि क्या जो डिजायर्ड वैल्यू कस्टमर मांग रहे हैं हमसे, क्या वो उसके पास है, या वो क्या उस प्रोसेस में जनरेट हो रही है, नहीं। बट कैसे? या अगर वो होगी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के रेस्पेक्ट में, हमें पता चलेगा कि वो प्रोसेस आपका स्टेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है स्टेबल, तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बट अगर आपका प्रोसेस स्टेबल है, तो आप SPC के थ्रू उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो, कैपेबिलिटी अचीव कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं इस जर्नी में, क्योंकि मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से मेरा सबसे पहला पार्ट जो है, वो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स का। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इनमें जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स, देखो मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बट बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ टर्म्स है, कुछ नॉमेनक्लेचर है जो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड कंट्रोल चार्ट्स। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज डेटा, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा, एंड व्हाई डेटा इज इंपॉर्टेंट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सैंपल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर पॉपुलेशन, एंड व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड व्हाट इज empirical rule 68 95 97, और यू कैन से 3 सिग्मा रूल। मेरी सेकंड वीडियो में हम आगे जब इसको पढ़ाएंगे, तो मैं प्रोसेस बताऊंगा, मैं बताऊंगा टाइप ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं, और नेल्सन रूट क्या होते हैं। बट मेरी जो आज की वीडियो है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना कि ये जो टर्म्स है, डेटा, सैंपल, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है। क्योंकि सब लोग इंडस्ट्री में, मैंने देखा है कि कंट्रोल चार्ट्स पढ़ते हैं कि इट स्टेबलाइज एंड मॉनिटर द प्रोसेस, बट उससे पीछे की आपकी फाउंडेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज डेटा। मेरी स्क्रीन थोड़ी सी फ्लकर कर रही है, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, बेटर। सो जस्ट होल्ड ऑन। ओके, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज एंड व्हाई स्टैटिस्टिक्स, जो मैंने आपको बोला कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, बट क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दिस साइंस ऑफ डेटा, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, दिस साइंस ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी of the collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data। क्या मतलब है इसका? दोस्तों, स्टैटिस्टिक अगर मैं आपको बताऊं, तो स्टैटिस्टिक एक ऐसे, अगर आप नॉर्मली लोगे तो दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा। क्योंकि डेटा को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पर्पस क्या है इसका? पर्पस है कि अगर हम डेटा को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। सो टू कलेक्ट, टू एनालाइज एंड टू इंटरप्रिटेट, और प्रेजेंट भी तो करना है।
ऑफ क्या? ऑर्गेनाइजेशन का डेटा। तो वाई स्टैटिस्टिक? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए स्टैटिस्टिक्स भी दो तरीके की होती है। मैं अब ज़्यादा तो इसमें नहीं जाना चाहता, बट अगर मैं स्टैटिस्टिक की बात कर रहा हूँ तो जो मेरी सेक ऑफ नॉलेज है उसमें मैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताऊंगा। बट टिल द टाइम मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टैटिस्टिक भी दो तरीके की होती है, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया। अगर आप इस स्लाइड को समझे तो अगर मैं अपने पास्ट और प्रेजेंट के डेटा को समझता हूँ और उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालता हूँ तो इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अगर मैं इस डेटा से अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ तो इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी कार्स खड़ी है और बहुत सारा ट्रैफिक हो रहा है, अगर मैं ऐसा डेटा निकाल पाऊँ और जज कर पाऊँ और इन डेटा के पॉपुलेशन के मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन से ये निकाल पाऊँ कि यार अगर यहाँ पे फ्लाईओवर होता तो बहुत अच्छा होता। बट ये मैंने निकाला कैसे? to study this, when we are going to predict the data of present or past and make future assumptions, that is the inferential statistics. Okay दोस्तों, एंड वन मोर थिंग, मेरा हमेशा से रहा है डेटा इज एवरीथिंग। अगर आपने डेटा को पढ़ना सीख लिया, ट्रस्ट मी, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। सो व्हाट इज डेटा? वैसे तो मैंने चेक शीट में डेटा एक वेल डिटेल्ड डेटा पढ़ाया है कि व्हाट इज डेटा, कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं। बट इस स्लाइड में मैं आपको एक थोड़ा सा चंक देना चाहता हूँ कि व्हाट इज डेटा एंड ऑल। सो व्हाट इज डेटा? बहुत इंपॉर्टेंट, सोच के लिखवाया मैंने। फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स यूज फॉर रेफरेंस और एनालिसिस, numbers, characteristics, symbols, images, etc., which can be processed by computer and another. Data must be interpreted. अगर आप कोई डेटा ले रहे हैं और आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे, वो कोई डेटा नहीं। डेटा मस्ट बी मेजरेबल। अगर आप कोई डेटा ले रहे हैं और उसको मेजर नहीं कर पा रहे, कोई रिलेवेंट न्यूज डेटा का। सो सो डेटा इज मीनिंगलेस, नॉट मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ नंबर एंड अ कैरेक्टर एंड अ सिंबल थ्रू विच वी कैन इंटरप्रेट, और हम उससे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। तो सर डेटा कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं मेरा एक वीडियो है, अगर आप लोगों ने जाके नहीं देखा तो आप इसको जाके देखिए, दैट इज अ चेक शीट वीडियो। उसमें डेटा मैंने बहुत डिटेल तरीके से पढ़ा है, बट यहाँ पे मैंने एक चंक ले रखा है। सो व्हाट इज टाइप ऑफ डेटा? डेटा इज टू टाइप, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, क्वालिटेटिव इज कैटेगरी टाइप डेटा, क्वांटिटेटिव इज न्यूमेरिकल टाइप डेटा, और यू कैन से क्वांटिफाइड डेटा। इन क्वालिटेटिव देयर आर टू सब कैटेगरी, वन इज नॉमिनल डेटा, जो जैसे हेयर कलर और ब्लड कलर और स्किन कलर और कोई भी चीज जो जो एट्रीब्यूट सब्जेक्टिव हो। ऑर्डिनल डेटा, जिसमें आप रैंकिंग की बात कर सकते हैं। जैसे नॉमिनल डेटा में मैं बोलूँ कि बहुत कितनी टीम है, अभी जो आईपीएल होने वाला है उसमें कितनी टीम है, तो वो टीमें बहुत सारी है, वो चेन्नई है, बैंगलोर है, ये नॉमिनल डेटा है। बट अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार, और इनकी रैंकिंग है, तो अगर मैं इनके पुराने स्टैट्स को निकालूं तो बोलूँ चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ऊपर है, तो जहां मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, जहां मैं रैंकिंग की बात करता हूँ, तो वहां मैं ऑर्डिनल की डेटा की बात करता हूँ। जहां मैं सब्जेक्टिव बात करता हूँ वहां मैं नॉमिनल डेटा की बात करता हूँ। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इंडस्ट्री में? इन दो डेटा की बहुत वैल्यू है। कौन से? क्वांटिटेटिव डेटा। बिकॉज मैंने क्या बोला था कि अगर आप मेजर नहीं कर पा रहे चीज़ों को तो आप डेटा आपका मीनिंगलेस है, इट मस्ट बी मीनिंगफुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीनिंगलेस लिखा है, सो डेटा इज नॉट मीनिंगलेस, इट इज मीनिंगफुल। तो क्वांटिटेटिव डेटा में दो तरीके के डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा जिसको हम एट्रीब्यूट डेटा भी कहते हैं, कंटिन्यूस डेटा जिसको हम वेरिएबल डेटा भी कहते हैं। बट वाई डेटा इज इंपॉर्टेंट? अगेन, दो, जैसे स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, सो वाई डेटा इज इंपॉर्टेंट? डेटा इज एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग एज इट प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंसाइट्स इनटू ट्रेंड्स। कोई भी डेटा जब हम ट्रेंड्स के मोड में लेकर आते हैं तो हमें बेटर विजुअलाइजेशन देता है। लाइक हिस्टोग्राम, अगर मेरा आप हिस्टोग्राम का वीडियो नहीं देखा तो जाके उसको चेक कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ वी डिपेक्ट अवर डेटा, हाउ वी प्रेजेंट अवर डेटा। और ट्रेंड्स पढ़ते हैं और पैटर्न्स पढ़ते हैं। एंड इससे होता क्या है?
बिहेवियर दैट हेल्प्स इन मार्किंग इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। सी, अगर आपके डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो, तो आप उससे डिसीजन बहुत अच्छे ले सकते हो। जैसे हिस्टोग्राम में सबसे बड़े बार से मुझे पता चल जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटा। क्या सबसे ज्यादा ये है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हाई है। परेटो से मुझे पता चलता है कि पहले कौन सा लेना है। परेटो भी पढ़ा रखा है, मेरे वीडियो को जाकर चेक कीजिए। सो बट वाई डेटा इज इंपॉर्टेंट? Data is important because no data have meaning apart from their context. After data we analyze, after analysis we interpret it, and after interpretation we are going to take actions. और ये जो डेटा है, मैं आपको बताऊं, इस डेटा से ही आप आगे चल के कंट्रोल चार्ट में बहुत सारी रिलेवेंट चीजें निकाल सकते हो। जैसे आगे बताऊंगा मैं आपको कि डेटा के उस पे ही और सैंपल साइज के उस पे ही हम अपने कलेक्शन, हम टाइप ऑफ डेटा को, टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। ओके। सो देखो देखो दोस्तों, डेटा की बात तो आ गई, बट डेटा कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, और ये सही टेक्निक्स क्या है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि तीन चीजें, पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या सर क्या बात कर रहे हो? यकीन मानना, अगर आप मेरे इन तीन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, आपको इतनी हिडन इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि मैंने देखा है इंडस्ट्री में लोगों को डाउट है, मैं ये नहीं कहूंगा कम ज्ञान है, मैं कहूंगा डाउट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पॉपुलेशन, तो आप कहते हो सर ये तो पॉपुलेशन तो बहुत आसान है सर, जनसंख्या। नहीं, जनसंख्या तो है, बट व्हाट इज पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ मीनिंगफुल डेटा? What is population in terms of automotive industry importance perspective? सी, अगर मैं आपको बोलूं कि पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं कि आप, एक प्लांट है हमारा अर्थ, ये टिल द 2021 तक का एक डेटा है, 8 बिलियन पॉपुलेशन हमारी। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप इसकी, आप जितने भी यहाँ पे अर्थ पे लोग हैं उनकी एवरेज हाइट बता सकते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये क्वाइट टफ है, क्योंकि आई नो द स्टैटिस्टिक्स। बट एट द सेम हैंड ये टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आई टोल्ड यू, इट इज टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, बट नॉट इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि कर तो सकते हैं, बट वो बहुत महंगा पड़ेगा। कैसे? सर बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, और हर एक बंदे को पकड़ते हैं और हर एक देश में जाते हैं और हर एक कंट्री में जाके, स्टेट्स में जाके हर एक लोग को पकड़ते हैं और उनकी हाइट को ले लेते हैं सब। इज इट द राइट वे? क्या आप हमेशा इतना ही पैसा खर्च करके चीजों को एस्टिमेट करेंगे? देखिए, मैंने एक वर्ड बोला, एस्टिमेट। एस्टिमेट वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि एस्टिमेट करना मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली डेटा इतना है, करेक्ट इतना एस्टिमेट किया मैंने। इट इज नॉट 100% ओके, नेवर इट बी 100% ओके, बिकॉज दीज आर समहाउ मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड दीज आर assumptions. सो व्हाट इज पॉपुलेशन? लेट सपोज कि मैं कहता हूँ आपके, आपकी एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, और उसमें आप एक सिटी की आपका डाया, और मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 साल का ऑलमोस्ट वो डेटा पड़ा हुआ, और उसमें 5 साल का आपका रिकॉर्ड है। तो अगर मैं उस प्रोस्पेक्टिव से कहूं तो 5 साल का डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉपुलेशन, क्योंकि दैट इज अ ह्यूज डेटा। क्या मैं उस डेटा का एक म्यू निकाल सकता हूँ? म्यू क्या है ये? सर पॉपुलेशन एवरेज। वेरी गुड। क्या मैं उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकता हूँ? हाँ सर, निकाल सकता हूँ। तो जब भी, मार्क माय वर्ड्स, अंडरलाइन माय वर्ड्स, जब भी मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ और मैं उसके पॉपुलेशन एवरेज की बात करता हूँ, तो एवरेज ऑफ पॉपुलेशन को म्यू से डोनेट करते हैं। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज म्यू। जब भी मैं पॉपुलेशन की, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूँ, मैं उसको सिग्मा से डोनेट करता हूँ। आई होप यू नो व्हाट इज म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
अगर नहीं हो, नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे मेरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं आपको बोलूं कि लेट सपोज मेरे पास 5 साल का डेटा है और एक म्यू है, फॉर एग्जांपल 100 mm, और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.2 mm। तो व्हाट इज योर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? देखो एक ना, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जैसे म्यू हो गया, सिग्मा हो गया, और आगे चल के आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाता हूँ, इसी में इसी इसी वीडियो में आएगा वो। तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें क्या है। क्योंकि अगर अभी मुझे लगता है कि आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे कि व्हाट इज 68.27। अगर मैं आपको बोलूँ कि माई म्यू इज 100 एंड माई स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.2, सो व्हाट इज माई 68.27? This is the empirical role. So 68.27 of the population are 100 plus minus 0.2। क्या किया है मैंने? मैंने ये किया है कि 68 1 सिग्मा होता है, 95 2 सिग्मा होता है, और 97 3 सिग्मा होता है। ये आपको अभी पता चलेगा। लेट सपोज कि मैंने बहुत सारा ये डेटा ले लिया और मैंने ये नाप लिया, बट ये तो पुराना डेटा है। आज मैं लाइन पे गया और मैंने 100 सैंपल ले लिए। अच्छा, मैंने 100 सैंपल लिए जिसका भी कुछ डाया है, और मैंने उसको वैल्यू किया, और मैंने उसका भी आपको मीन निकाला और उसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। बट आज के इस 100 डेटा के सैंपल पे क्या मैं वो जो लास्ट 5 ईयर का डेटा सैंपल है उनको मैच कर सकता हूँ? हाँ जी, कर सकता हूँ। सर उसका आपने म्यू निकाला था 100 mm था, उसका आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला था किसका? पॉपुलेशन का, 0.2 mm था सर। और आज आपने जो 100 सैंपल पिक किए हैं, आपने उसका भी एवरेज निकाला, बट इस एवरेज को म्यू नहीं कहते, इस एवरेज को एक्स बार कहते हैं। इसके स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा में, वहां पे सिग्मा होता था, यहाँ पे एस होता है, इनको निकालते हैं। अगर आज भी हम ये कर क्यों रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि जब मैं 100 सैंपल ले रहा हूँ और अगर मैं देखूं कि उसका एवरेज और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन मैच कर रहा है मेरे पॉपुलेशन के म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो इसका मतलब कि आई एम परफॉर्मिंग कंसिस्टेंसी। जो मेरा 5 साल का डेटा है वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जो मेरा पॉपुलेशन है वो सही है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आज के रिजल्ट पे 100 सैंपल लिया, उसका एवरेज निकाला, 100 सैंपल लिया, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, और देखा कि यार ये तो सेम जैसा प्रोसेस पहला था आज भी प्रोसेस वैसे ही रन हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सैंपल साइज क्या है, आपका सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये एक पॉपुलेशन है, 10,000 पॉपुलेशन। यहाँ पे एक मीन मैंने निकाल लिया, एक मीन यहाँ पे निकाल लिया, एक मीन यहाँ पे निकाल लिया, और उसका म्यू निकाल लिया। तो इससे मुझे पता चल गया कि उसका एवरेज कितना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अंतर पता होना। और एक बहुत थिन लाइन आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉपुलेशन था व्हेन वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है व्हेन वी पिक एट अ टाइम इंस्टेंट एनी नंबर ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि 100 नंबर ऑफ डेटा मैंने पिक किया, उसका मैंने एवरेज निकाला, उसका मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। इफ दैट एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज एक्चुअली मैचिंग, दैट इज योर सैंपल। बट व्हाट इज दिस सैम्पलिंग सर? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मैंने बोला इंडिया में सबकी ऑन एन एवरेज इनकम बताइए। तो इज इट फेयर कि मैं सिर्फ और सिर्फ 100 लोग उठाऊं पूरे इंडिया से, और मैं बता दूं कि यार उनकी ऑन एवरेज इनकम इतनी है? नो। क्यों? क्योंकि अगर मैं वो 100 लोग उठाऊंगा तो हो सकता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह से उठा लूं, हो सकता है कि मैं गुजरात से उठा लूं। तो वो इनकम
किसकी हुई? वो गुजरात के लोगों की हुई, ऑन एन एवरेज इनकम उस स्टेट की हुई। बट मैं तो कह रहा हूं कि मुझे इंडिया की बताओ। तो बेटर रिजल्ट के लिए वी आर नॉट गोइंग फॉर द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर गोइंग फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? when we are going to pick number of samples from different states, same objective in our process। हम क्यों n इज इक्वल टू 5, हम जब एसपीसी करते हैं या तो कभी सोचा है कि हमेशा 5 सैंपल ही क्यों उठाते हैं, और हर घंटे या हर 2 घंटे में क्यों उठाते हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हम हम क्या करते हैं? हम वो सारा वेरिएशन कवर करते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ। तो इट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट टू नो दैट व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज सैंपल एंड व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन मैं बता रहा हूँ, पॉपुलेशन इज द एंटायर सेट ऑफ डेटा। सैंपल व्हेन वंस एट अ टाइम, जब हम एक डेटा पिक करते हैं, दैट इज अ सैंपल। जैसे मैंने प्रोसेस पॉपुलेशन के बिहेवियर को चेक करने के लिए 100 सैंपल ऑफ डेटा उठाया और देखा कि क्या उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आज भी वही आ रहा है जो 5 साल का डेटा मुझे बता रहा है। बट टू नो द बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं क्या करता हूँ? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास ओरिंग आ गई, मेरे पास गैसकेट आ गई, और वो बहुत सारे नंबर में आया। मेरे पास वो 15, 20, 25 पैकेट्स आए हैं। स्टैंडर्ड पैकिंग उसकी मैं कहता हूँ एक की 2,500 है। तो क्या मैं एक ही पैकेट को चेक करूंगा? नहीं। अगर मैं एक ही पैकेट को चेक करूंगा तो मैं उसको सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे को हो सकता है कि ये वेरी कर रहा हो सकता है लॉट टू लॉट वेरी कर रहा हो सकता है एक डे में बना है, एक नाइट में बना है। सो टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर डेटा, हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। What is sampling distribution? A distribution of a statistics mode from a multiple sample, random sample drawn from a specific population. What is sample? A small portion of the population that we examine and draw the conclusion। मैं अगेन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं सिर्फ गुजरात के 100 लोगों को उठा के ये नहीं बता सकता कि मेरी इंडिया की सैलरी कितनी है ऑन एन एवरेज। मुझे हर जगह से सैंपल पिक करने पड़ेंगे। दैट इज योर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। What is but sample distribution involves taking a singular sample from a population and interpreting the data। That is actually correct for the time being। बट अगर मैंने क्या बताया, अगर बेटर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना पड़ेगा। अगेन, ओह दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कैसे? जैसे मैंने बताया, दिस इज योर पॉपुलेशन, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से कुछ लोग उठा लिए रैंडमली। किसी की हाइट कुछ है, मैं एक हाइट मेजर कर रहा हूँ, और मैंने उसका एवरेज निकाल लिया और मैंने उसको प्लॉट कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे। ऐसे मैंने फिर से पहले मैंने सैंपल उठाए थे, फिर मैंने सैंपल उठाए, फिर मैंने उनका रैंडम सैंपल लिया, फिर मैंने एवरेज कैलकुलेट किया, और फिर मैंने फ्रीक्वेंसी में फिर मैंने प्लॉट कर दिया। ऐसे जब मैं प्लॉट करता चला जाऊंगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। एंड इट सीम्स टू बी ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? मैं आपको आगे पढ़ाने। सो मैंने आपको जैसा बताया कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट, एंड अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने पॉपुलेशन की बात करी है, सैंपल की बात करी है, सैम्पलिंग की बात करी है, डेटा की बात करी है, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो दोस्तों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज दिस, मैं कहता हूं कि किसी की हाइट नापनी है, किसी का वेट नापना है, किसी का आईक्यू लेवल नापना है। तो जब मैं किसी का हाइट, किसी का वेट, किसी का आईक्यू नाप रहा हूं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या कि कौन क्या उसकी रीडिंग्स आई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा उनकी रीडिंग्स के बाद। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को व्हेन आई गोइंग टू इंटरप्रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा, क्या है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मली दिखे, जो नॉर्मली इन नेचर हो। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मैंने सोचा कि 100 लोगों को लेता हूं और उनकी हाइट नापता हूं।
मैंने बहुत ही सोच के ये एग्जांपल आपके सामने रखा है ताकि आपको से कोई ये पूछे कि व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आज की डेट में लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इंग्लिश में पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कर्व होता है सर, बट उसका मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंगफुल सेंस। सो मैंने सोचा कि 100 लोग लेते हैं और उनकी हाइट को नापते हैं। भाई मैंने 100 लोग लिए और मैंने उनकी हाइट को नापना शुरू किया। किसी की हटाई 60, 61, 62, 63, 64, जिसकी हटाई फॉर एग्जाम्पल 68 आई, फिर किसी की 68 आई, वो उसके पीछे खड़ा हो गया। फिर किसी की 67 आई, वो इधर बगल में खड़ा हो गया। किसी की 72 आई, वो उसके बहुत साइड में जाके खड़ा हो गया। ऐसे जब मैंने 100 के 100 लोग ले लिए तो मैंने देखा कि इट्स अ नेचर ऑफ लॉ। क्या? कि जब भी मैं किसी का भी, चाहे डेट, चाहे मैं वेट लूं, चाहे मैं हाइट लूं, चाहे मैं आईक्यू लूं, आपका जो डेटा होगा दैट मस्ट बी इन नॉर्मल इन नेचर। क्या मतलब है सर इसका? चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी की हाइट नापता हूँ और उसकी हाइट जो है, मैं कहता हूँ 60 इंचज से लेके 76 इंचज तक आई टोटल, तो मुझे अब ये बताओ कि ये 60 वाले लोग कितने कम है, मतलब जिनकी हाइट बहुत ज्यादा कम होती है किसी पर्टिकुलर उसमें, तो कितने होंगे? मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, बहुत कम। मुझे ये बताओ, बहुत बताते हैं कि यार ये तो बहुत लंबा है। आप मेट्रो में जाते हो, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ मेट्रो, अपनी कंपनी का एग्जांपल ले लो। 100 लोगों को इकट्ठा करो, उनको उनके हाइट के अगेंस्ट में उनको प्लॉट करना सोचो। लेट्स टेक प्रैक्टिकल एग्जांपल। मुझे ये बताओ कि क्या जो उसमें छोटी हाइट वाले होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे? नहीं, वो बहुत कम होंगे। कैसे कम होंगे? मैं कहता हूँ 4 होंगे, 5 होंगे, बट वो बहुत कम होंगे अगर मैं उनकी हाइट को एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में लेके चलूं। जो बहुत लंबे होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बहुत रेयर होंगे। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये इतने, एक दो होंगे। बहुत कम होंगे तो कितने होंगे? एक दो होंगे। बट मेजोरिटी ऑफ योर डेटा, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ योर पीपल हाइट, मेजोरिटी ऑफ योर पीपल वेट, मेजोरिटी ऑफ योर पीपल आईक्यू मस्ट बी रिप्रेजेंट, और इन टर्म्स देखने में कैसा लगेगा? ये देखने में अगर आप ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, इसीलिए इसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई दिस हैपन? बिकॉज नेचर का लॉ है, सेंट्रल टेंडेंसी, बैलेंस। जब तक तराजू बीच में नहीं होगा वो बैलेंस नहीं होगा। तो अगर मैं किसी का मीन निकालता हूँ या हाइट निकालता हूँ तो मेरे को वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द लॉ। आप कभी भी, आप मेरे कहने से नहीं, आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, यू विल गेट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व। इसके पीछे बहुत स्टैटिस्टिक्स है, बहुत साइंस है। लोगों ने इसको बहुत परफॉर्म किया है, समझा है, तब ये दिया है कि दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन, मोड एंड मीडियन आर इक्वल। क्या मतलब है इसका? चाहे मैं इसमें मीन निकाल लूं, एवरेज निकाल लूं, मोड निकाल लूं, यानी कि होता क्या है, मैं आगे बताऊंगा कि व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मोड, तो वो सब इक्वल होंगे। द कर्व इज सिमेट्रिक एट द सेंटर। आप ये देखिए कि ये सेंटर से इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर। एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज आर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज आर राइट टू द। जितनी वैल्यू आपकी इस तरफ होगी उतनी वैल्यू उतनी यहाँ पे होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट, कभी मत भूलना, द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है कि जी टोटल आपका जो एक एरिया है, इसकी जो टोटल परसेंटेज है वो 100 है। दिस इज द also called a probability distribution curve, but normally it is in nature, so that is called normal distribution। ये ब्लू एरिया कितना है? मैं अभी आपको जब पॉपुलेशन समझा रहा था तो मैं आपको कह रहा था कि व्हाट इज 68। 68 इज नथिंग 1 सिग्मा, दैट इज दी 1 सिग्मा। इसको इंपेरिकल रूल भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझिए कि क्या कहता है कि अगर मेरा, जैसे मैं पिछले एग्जाम्पल में बोल रहा था कि मेरी हाइट कोई बीच में फॉर एग्जांपल 60 है, 60, और मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन, मतलब मेरा, मैंने बहुत से लोगों को लिया मेट्रो से, मैंने 100 लोगों को निकाला और मैंने उनकी हाइट नापना शुरू किया। और मैंने ऑन एवरेज देखा कि उनकी हाइट जो है 60 सेंटीमीटर्स है। तो और मैंने कहा कि जो उसके बीच में स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन आगे बढ़ाऊंगा क्या होता है,
कि जब सेंटर से कोई पॉइंट दूर होता है तो उस दूरी को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग, बट सेंटर से कोई पॉइंट जितनी दूरी पे होता है तो उस डिस्टेंस को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो यहाँ पे जो 60 और 1 सिग्मा, 60 + 2 इज 62, 60 - 2 इज 58। यानी कि आपने जितने भी लोग मेट्रो से निकाले हैं आपकी कंपनी में, अगर आप जैसे हाइट नाप रहे हैं, तो मस्ट भी जो 68% लोग होंगे वो 58 से लेके 62 के बीच में होंगे, उनकी हाइट इतनी होगी। और यू कैन से वेट इतना हो, अगर आप वेट नाप रहे हैं तो। अच्छा सर, तो इसका मतलब बाकी सर क्या है? बाकी मतलब ये है कि जो अगर आप 2 सिग्मा है तो मेरा कितना था स्टैंडर्ड डेविएशन 2, तो 2 × 2 4, 60 + 4 64, 60 - 4 56, यानी कि 56 से लेकर 64 के बीच में मेरे पास 95% लोग होंगे। आप इसको लोग समझिए, डेटा समझिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको पता चलेगा कंट्रोल चार्ट इज नथिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द असेसमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल चार्ट। इसीलिए जिसने इसको समझ लिया उसने सब समझ लिया। Because whatever the mean we have and whatever the standard deviation which we have, and we are going to plot with 1 sigma, 2 sigma and 3 sigma, हम समझ जाएंगे। क्योंकि 2 sigma इज नथिंग, दिस इज द वार्निंग लिमिट, आगे बताऊंगा आपको, बट 2 sigma इज नथिंग, दिस इज द वार्निंग लिमिट। 3 sigma इज नथिंग, दिस इज द अपर कंट्रोल लिमिट। कैसे? आगे बताता हूँ आपको। तो सो रिमेनिंग एरिया इज 0.27। समझते हैं। मैंने वहां पर बोला था कि व्हाट इज मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड इज नथिंग, दिस इज द सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल टेंडेंसी थ्योरम और सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो व्हाट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोग बीटेक कर रहे हो या मैथ्स का थोड़ा कुछ पढ़ोगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी इज अ स्टैटिस्टिक दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन और अ डेटा सेट। मैंने तराजू को इधर से रखा, जब ये बीच में बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तो यानी ये बैलेंस हो गया। तो सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग, दिस इज द बैलेंस ऑफ एनी डेटा, दिस इज द सिंगल वैल्यू which represent the entire population data. Some of the important example of central tendencies include mode, median, arithmetic mean and geometric mean, etc. Okay, इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मीन। हम लोगों ने मीन हमेशा सुना है, बट मीन के अलावा भी कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में आप लोग सेंट्रल टेंडेंसी को नाप सकते हैं। सर व्हाट इज मीन? कुछ नहीं, फॉर मैंने जैसे यहाँ पे लिया है कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 डेटा है, इनको सबको प्लस कीजिए और एक मिनट दोस्तों, 6 डेटा है, इनको प्लस कीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 28/6, और जो आएगा दैट इज और मीन, डेसिमल्स में आएगा। व्हाट इज मोड? जो सबसे फ्रीक्वेंट नंबर आ रहा हो उसे मोड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। यहाँ पे देखिए 7 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज, तो इस डेटा सेट का मोड क्या है? 7। व्हाट इज मीडियन? अगर हमारे पास 6 डेटा है तो आप इसको, जो बीच के डेटा हैं, जैसे 2 इधर है 2 इधर है, तो बीच के डेटा को आप प्लस कीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। अदरवाइज अगर ये 7 होता तो जो मीडियन होता, जो मिड में होता, दैट इज योर मीडियन। बट वाई ओनली मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट गिव्स यू अ गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक, इट गिव्स यू गुड रिजल्ट। आगे बताऊंगा कैसा है। बट हम एवरेज को ही निकालते हैं। आपने देखा होगा कुछ, आपको किसी का वेट नापना है, वो कहते हैं यार ऑन एन एवरेज वेट ले लो ना इसका, तो उससे क्या पता चल जाता है मुझे? आ सिंगल वैल्यू ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, या जो मेरा इंटरेस्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको बताया था जैसे पॉपुलेशन में भी म्यू था और सिग्मा था, और सैंपल में आपका एक्स बार था, और आपका सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन था। तो ये है क्या? और स्टैंडर्ड डेविएशन इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है दोस्तों। In statistics, standard deviation is a very much important concept.
The standard deviation is a measure of amount of variation of a random variable expected about its mean. A low standard deviation indicates that the value tends to be close to the mean of the set, while a standard high standard deviation indicates the value are spread out over a wider range. क्या मतलब है इसका? देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वो हाइट वाला, तो जो मीन होगा, मीन फॉर एग्जांपल 60 है, और एक है, एक उसके साथ में आदमी खड़ा है जो 62 पे खड़ा है, एक खड़ा है जो 63 पे खड़ा है, और पैरेलली इधर खड़ा है जो 58 पे खड़ा है और 57 पे खड़ा है। तो जितना डिस्टेंस मीन से दूर होता चला जाएगा दोस्तों, उतना स्टैंडर्ड डिवीजन बढ़ता चला जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड छोड़ो, अभी पहले डेविएट देखो कि कितना ये सेंटर से डेविएट हो गया, डिस्प्लेस हो गया। स्टैंडर्ड मीन्स, क्योंकि हम उसको आगे आपको बताऊंगा कि उसको हम स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, that is a standard deviation. Standard deviation is nothing, it is the amount of variation. When we are talking about the variation, that is where we calculate the standard terms. So the amount of variation कौन सा, 60 से 61, 60 से 58। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 से 61 में स्टैंडर्ड डेविएशन कम है या 60 से 58 में स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो आपका आंसर क्या होगा? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। आप बोलोगे सर 60 से 58 में स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो जो लोग ये बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि मैंने बताया है कि डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम द मीन सेंटर से कितना दूर है, तो वो पास में है 61 वाला। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, हमेशा हमेशा क्या है, अगर मुझे कस्टमर ने बोला कि यार मुझे 100 mm पे बनाना है और मैं 100 mm पे बनाए जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स बैंग ऑन, दैट मीन्स कि मैं आई एम कैपेबल, आई एम स्टेबल, मैं जो वो मांग रहा है मैं वही दे रहा हूँ। बट आपको कोई कह रहा है कि आप 100 पे बनाओ, आप उसको 101 पे बना रहे हो, दो इट इज इन टॉलरेंस मे बी, बट एक बना रहा है 101 पे जिसका वन का उसने टॉलरेंस ले रखा है, एक बना रहा है 58 पे, ओ सॉरी 98 पे, इन टर्म्स ऑफ दिस एग्जांपल 98 पे। यहाँ पे आपने दो दो वैल्यू ली, वहां पे आपने एक वन ली, तो जो आपके पास होगा, जो आपको बेटर रिजल्ट देगा रेस्पेक्टेड टू योर मीन, जो आपको कम डेविएशन देगा रेस्पेक्टेड टू योर मीन, दैट इज व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूले की बात करूं तो इट इज एक्स आई माइनस एक्स डबल बार एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n-1 एंड समेशन। क्या मतलब इसका? कि मैं जो भी आपका सैंपल डेटा होगा उसका एक मीन निकाल लूंगा, और हर एक इंडिविजुअल बंदे का या इंडिविजुअल डेटा प्लॉट का उससे माइनस करूंगा, और टोटल सेट ऑफ डेटा में से एक माइनस कर दूंगा, बिकॉज अगर ये पॉपुलेशन का डेटा है तो उसमें n-1 नहीं होगा, सिर्फ n होगा। बट अगर ये सैंपल डेटा है तो उसमें n-1 हो जाएगा, और उसका सम कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, यू विल गेट योर स्टैंडर्ड डिवीजन। Standard deviation tells you how close, how far the value of the data set are in relation to the mean, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या याद रखना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है कि कितना दूर है, कितना पास है, किसके, मीन के। ये क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये है, फॉर एग्जाम्पल 99.73% ऑफ द एरिया पॉइंट्स अंडर द कर्व विल लाई इनसाइड 3 सिग्मा लिमिट। क्या मतलब इसका? मैंने आपको बताया था कि देखिए ये मीन है, इस मीन में अगर मैंने जो एग्जांपल लिया था कि 68 2.7 वाला, किसी की हाइट अगर 60 है और स्टैंडर्ड डेविएशन, और उस किसी का हाइट मीन जो है 60 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो 1 सिग्मा कितना हो जाएगा? 60 + 2, दिस इज 1 सिग्मा। 2 सिग्मा मतलब 2 + 2 4, यानी 60 + 4 64। तो अगर मैं अपना पूरा एंटायर पॉपुलेशन ले लूं तो क्या आपको, अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो 3 × 2 = 6, और 60, 60 + 6 66। तो मैं कह नहीं सकता कि ये जो 100 लोग खड़े हैं
विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो 100 लोग खड़े हैं इसमें मैक्सिमम हाइट 66 होगी, और इसमें मैक्सिमम हाइट अगर यहाँ पे 60 है और यहाँ पे -3 सिग्मा है, तो यानी कितना हो गया आपका 54। तो क्या मैं कह नहीं सकता कि 54 से लेके 66 की हाइट के लोग मेरे पूरे इस एंटायर डेटा में आएंगे? कितने? पूरा 99.73। दिस इज नथिंग, दिस इज द कंट्रोल लिमिट्स। इसीलिए जब भी हम कंट्रोल चार्ट बनाते हैं तो हम सैंपल, जब हम डेटा पिक करते हैं और हम उस डेटा से जब अपनी अपर कंट्रोल लिमिट निकालते हैं और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालते हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं? हम वो ऐसे निकालते हैं, क्योंकि व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सट्रीमिटीज। यानी कि अगर कोई बंदा 66 के ऊपर है तो यानी वो मेरी रेंज के बाहर है, वो एक्सट्रीमिटीज है, वो आउटलायर है। अगर कोई 54 से नीचे है तो यानी वो मेरी रेंज के बाहर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ metric through which we can identify that how far, how close the value of our data set in relation to the mean. Let's take an example. दोस्तों, एक समझते हैं कि सर एक एक काम करते हैं, अगर मेरे को आपका डेटा सेट पकड़ना है तो एक मैं मीन ले लेता हूँ और बात करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं लाइव, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल क्रिएट करा है यहाँ पे। मैं कहता हूँ ये कुछ लोग हैं जो इस नदी के और यू कैन से तालाब, नदी, वॉट एवर यू कैन से, और इनको इनका गांव है और इनको ये गांव जाना है और ये नदी पार करनी है। दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल जो उस विलेज को जाना चाहते हैं और रोज जाना चाहते हैं। तो आप क्या समझेंगे कि इसमें से कैसे जाया जाए? यार ये तो नदी है, अगर प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर वो डूब गया तो। सो हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज फर्स्ट। कुछ लोग इसमें से कहेंगे सर एक काम कीजिए, हम कुछ लोग जाते हैं और सैंपल पिक करके लाते हैं कि नदी कितनी गहरी है और देखते हैं कि उसका एवरेज कितना है। तो जब कुछ लोग गए, उन्होंने ये 6 डेटा पॉइंट लेकर आए और उन्होंने एक ने बताया कि सर ये सर ऑन एन एवरेज सर 4 फीट है सर। तो इनके मुखिया ने बोला कि एक काम करो यार, ये तो आपने देख लिया, आप लोग बीच का भी देखो, क्योंकि हो सकता है कि कहीं बीच में गहरा ना हो। तो उसने कहा सर नहीं, ऑन एन एवरेज 4 है सर। अरे वेरी गुड। फिर दूसरी ग्रुप गई, उसने कुछ डेटा पिक किए, या फिर आप कह लो कि एक बार लिया, उसको नीचे डाला और देख लिया कि कितना आ रहा है। तो देखा कि भाई ये भी ऑन एन एवरेज डेप्थ इसकी जो है वो 4 फीट है। और फिर तीसरे लोग गए, एक रास्ता उन्होंने निकाला क्योंकि इनको तो रोज जाना है, इन्होंने सी निकाला। तो आप कौन सा रास्ता पिक करेंगे ये मुझे समझना है। जब तीनों का एवरेज यू कैन से कि जब 4 फीट है तो चले जाओ। विच वन इज द बेस्ट वे टू गेट टू गो देयर दिस विलेज? देखो, अगर आप चुनते हो ए, इसका भी एवरेज 4 है, इसका भी एवरेज 4 है और इसका भी एवरेज 4। बट अगर आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं, कोई कहे कि सर एक काम करो रेंज ले लो, तो यार मैं तो अगर ये बताओ कि ये 7 फीट है और किसी बंदे की हाइट यहाँ पे 4 है, तो यार ये तो 7 फीट, अगर वहां पे गिरा तो डूब जाएगा वहां पे। और अगर ये 20 वाले में गिरा तो ये भी डूब जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए सिर्फ एवरेज एक मैट्रिक नहीं है जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सके कि विच इज बेस्ट अमंग द ऑल थ्री। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सबसे पहले मैंने ए रास्ता लिया और मैंने उसका मीन निकाला और उसको मैंने एक्स बार निकाल दिया। इन सबको मैंने लिया और 6 से डिवाइड कर दिया प्लस करके, तो उसका मीन निकल गया 4। अब मैंने क्या किया, अब मैंने वो डेविएशन निकाला, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन है, अब मैंने वो डेविएशन निकाला कि ये सेंटर से कितनी दूर है। एक एक पॉइंट, एक्स बार से कितनी दूर है 4, एक्स बार से कितनी दूर है 5, एक्स बार से कितनी दूर है 2, एक्स बार से कितनी दूर है 4, 5 एंड 4। तो जब मैंने एक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जीरो?
ये जीरो का मतलब ये है कि सर ये तो बैंग ऑन चार, चार मैंने बोला चार ही है, मैंने एक जगह नापा डेप्थ, वो चार है, चार है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस वन? प्लस वन मीनिंग का मतलब है सर कि ये सेंटर से एक ज्यादा है, एक ज्यादा मतलब पॉजिटिव साइड है, यानी कि जहां आप चार बता रहे हो वो चार नहीं है सर, 5 फुट भी है, वो जो गहरा है वो 5 फुट है। एक ये दो, इसका मतलब क्या है -2 का मतलब कि सर वो चार नहीं है वो दो है। ये मतलब कि इट इज टोटली फाइन, अगर किसी की हाइट 4 फुट है तो आराम से इसको पैदल भी जा सकता है, उसको नाव करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, व्हाट इज 5 अगेन, कि दिस इज नथिंग, दिस इज प्लस साइड, और ये बैंग ऑन है। तो दिस इज द डेविएट फ्रॉम द सेंटर, दैट इज दिस x माइनस एक्स पाथ। अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज बिकॉज, क्योंकि जब मैं इनका टोटल करूंगा तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओ सॉरी, इट इज इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स कि ये डिविजन हो गया। बट x माइनस एक्स बार निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं कहीं पे भी ये अपना जो वैल्यू है उसको मीन में ऐसे नहीं रख सकता कि कहीं पे कम हो कहीं पे ज्यादा हो, इसीलिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। और मैंने स्क्वायर करने के बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया तो वो मेरा आया +6। तो मुझे ये तो पता चल गया कि सर इसका जो डेविएशन है वो 6 है सर। किसका? उस डेविएशन का, सेंटर से जो पॉइंट्स, जो जो डेप्थ अलग हट रही है उसका। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको n-1 से डिवाइड कर दिया, दिस इज द वेरिएंस। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरिएंस वी गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि सर इतना डेविएट हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ मीन टू द स्टैंडर्ड मैनर। तो अगर ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.0954 आ रहा है, बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.8708 आ रहा है, और सी का 1.8248 आ रहा है, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? दोस्तों मैंने बताया था जो सबसे पास हो मीन का, तो इसका मतलब क्या, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम हो, ए का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है, तो इसका मतलब वी चोज ए। इट इज दैट इज वाई नॉट ओनली मीन इज नॉन ओनली नॉट ओनली द मैट्रिक। अगर आप मीन से सिर्फ मीन ऑन एन एवरेज मीन ले लेते तो जिसकी हाइट 4 फुट थी वो तो डूब जाता, अगर वो सब जाते तो वो तो डूब जाता। तो इसीलिए हमें ये पता करना होता है कि ये जो खाई है, ये जो नदी है, इसमें कितना आपका जो कैलकुलेशन आपने जो निकाला है उसमें कितना वेरिएशन है। उस वेरिएशन को नापने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, और इसीलिए जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम होता है दैट इज द राइट मेट्रिक। दो सप्लायर है, फॉर एग्जांपल दो सप्लायर है, और उन वो बराबर चाहे कंपोनेंट दे रहे, दोनों का ऑन एन एवरेज पीपीएम एक आता है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका पीपीएम के अकॉर्डिंगली कौन बुरा सप्लायर है कौन अच्छा सप्लायर है? हेयर कम्स इन द पिक्चर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों सप्लायर का मीन सेम हो सकता है, बट इट कांट बी कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो सकता है। दैट इज वाई हमें भगवान ने दो आंखें दी है, एक मीन की और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आप मीन निकालिए, बट पैरेलली उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए टू गेट द बेटर रिजल्ट। सो दिस इज माई empirical formula, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट formula बिकॉज अगर आप कंट्रोल चार्ट्स देखें तो कंट्रोल चार्ट्स में जो आपके जोन्स बनते हैं दैट इज नथिंग, दैट इज दिस। मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ फर्स्ट जोन, अ टोटली सेफ जोन। दिस इज a 2 sigma, this is a warning zone, and 3 sigma, this is the control limits। अगर यहाँ तक आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज फाइन, बट अगर जो रिमेन इसके बाहर जैसे ही जाते हैं दैट मीन्स कि आप अपने जो प्रोसेस है उसको स्टेबिलिटी के मोड में नहीं लेके आ रहे। तो व्हाट इज एम्पिरिकल रूल? द एम्पिरिकल रूल स्टेट्स दैट द 99.7% ऑफ द डेटा ऑब्जर्व्ड फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइज विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, जो मैंने आपको बताया, म्यू, म्यू+1 सिग्मा, म्यू+2 सिग्मा, म्यू+3 सिग्मा।
तो कभी भी हमको जो कहते हैं ना कि हम कि अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकाले, लोअर कंट्रोल लिमिट निकाले, आप कोई भी डेटा उठा लो। आप आज एक काम करना, अपनी कंपनी में जाना, 100 डेटा पिक करना और उसको उसका मीन निकालना, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि व्हाट इज द रेंज। जैसे मैंने हाइट का एग्जांपल देता है कि अगर आपकी 60 सेंटीमीटर हाइट है और आपका 3 सिग्मा के केस में 66 हो गया और -3 सिग्मा के केस में 54 हो गया, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी मैंने 100 लोग पिक किए हैं उनकी हाइट इन बिटवीन 54 to 66 हुई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रूल। ये भी बताता है कि कितने लोग, क्योंकि देखो सबको तो मीन के पास चाहिए, क्योंकि टारगेट मीट करना है। तो 68.27 मिनिमम पीपल आर इन 68 रीजन, 95 टोटल 2 सिग्मा में, और 99.73 18 सिग्मा। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि आप चाहे सीपी के पढ़ लेना, चाहे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेना, चाहे आप अभी मेरे कंट्रोल चार्ट्स के आगे की जो वीडियो देखोगे तो उनमें आप जब देखोगे तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस एम्पेरिकल रूल। 3 सिग्मा limits that follow the empirical rule are used to set up the upper and the lower control limit in statistical computer control। देखिए, मैंने जो आपको बताया कि अगर मैं उस ग्राफ को ऐसे से ऐसा कर दूं तो दिस इज नथिंग, दिस इज द ऑल जोन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। व्हाट? सी, zone C is totally okay zone. Zone C is the zone closest to the average. It represents the area from the average to 1 sigma above average, and there is a corresponding zone C below the average। यानी कि जो भी आप डेटा प्रोड्यूस करोगे अगर वो जोन सी के अंदर है तो दिस इज नो एक्शन जोन। अगेन मार्क माय वर्ड्स, जोन सी इज नो एक्शन जोन बिकॉज मेजरली आपका जो डेटा है दैट इज कंसिस्टेंट। व्हाट इज जोन बी? जोन बी इज फाइन बट बियॉन्ड जोन बी और दिस लाइन इज अ वार्निंग लाइन, क्योंकि ये आपका 2 सिग्मा क्रॉस कर रहा है। टोटल 95 डेटा आप इसमें कवर कर चुके हो। What is zone A? Zone A is the zone of beyond 2 sigma where the 3 sigma limits are extremities। इसके बाहर गए भैया तो रिजेक्ट बनेगा और कस्टमर पैसा नहीं देगा। तो इंपेरिकल रूल चार्ट हेल्प्स इन कंट्रोल चार्ट्स। तो दोस्तों ये मेरा एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स का छोटा सा वीडियो था जिससे मुझे ऐसा लगा कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर पॉपुलेशन, व्हाट इज योर सैंपल, व्हाट इज योर सैम्पलिंग, कि आपको सैम्पलिंग साइज कैसे पकड़ना है, सैम्पलिंग टेक्निक कैसे पकड़नी है। एंड आफ्टरवर्ड हमने डेटा का इंपॉर्टेंस समझा कि विदाउट डेटा कुछ भी नहीं है। आफ्टरवर्ड वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मेनी मोर। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मेरी जो सेकंड वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज प्रोसेस और व्हाट इज कंट्रोल चार्ट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट एंड हाउ वी इंटरप्रेट अ कंट्रोल चार्ट विद द रिलेवेंट डेटा। So if you have any questions, please ask me in comment, and thank you so much for watching my full video and for your support। पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।